हेलो एवरीवन, मयूरी नायक यार। हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि लिविंग थिंग्स किस चीज़ के बने हैं। तो सेल्स से टिश्यूज से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बीइंग बनता है। फिर इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक इन 1665। फिर सेल थ्योरी पढ़ी, जहाँ से 3 साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था। फिर इसके 2 टाइप के सेल्स हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक हैज़ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। फिर यूकैरियोटिक्स में भी 2 टाइप के सेल हम अभी पढ़ेंगे, जिसके बारे में वो है प्लांट सेल, एनिमल सेल। फिर हम लोग ने पढ़ा कि सेमी परमेबिलिटी, जैसे कि अलाउिंग ऑफ एनी सॉल्यूशन और वाटर मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसे क्या कहते हैं? तो हम लोगों ने कवर अप किया था ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस और साइटोप्लाज्म। अभी हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक, जो कि है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मीन्स द कंपोनेंट ऑफ द सेल is known as सेल ऑर्गेनल्स। इसे कहते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स। मतलब अभी ये जो ऑर्गेनल्स है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर के भी होते हैं ऑलमोस्ट, ऑफ कोर्स, और इसके फंक्शंस भी अलग अलग है। सो दे आर ऑफ 2 टाइप्स, सेल ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन और सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। The cell wall, ribosome, cytoskeleton are non-membrane cell present both in prokaryotics and eukaryotic. Single layered membrane, all those membranes are covered with one layer are present in eukaryotic cell. That is vacuoles, Golgi bodies, lysosomes and endoplasmic reticulum. अभी आगे का टॉपिक चाहते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में फ़र्क क्या है। यूकैरियोटिक्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं। मतलब इससे पता चलता है कि न्यूक्लियस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर सेल। तो जो भी एक्टिविटीज़ है, मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं सेल के अंदर, ये सब कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। सो द न्यूक्लियस इज अ प्रोमिनेंट ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल एंड controlling center of all activities in the cell. It has a nuclear membrane which covers it all around. ये देखिए, अभी यहाँ ये स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियोलस है, ये देखो क्रोमैटिन नेटवर्क, ये पोर्स है जो कि आपको दिख रहा है। न्यूक्लियोप्लाज्म, वो भी एक फ्लूइड है जो कि एनवेलप होता है पूरे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को। और ये है जो बाहर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। देन द पोर्स प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट अलाउज movement of the substance in and out of the nucleus. Chromatin thread like material is present in the cell. ये देखिए chromatin network. It organizes itself into chromosome whenever it is about to divide. ये हम आगे पढ़ेंगे, ये सेल डिवीजन का पार्ट है, हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग ने एक पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक्स। न्यूक्लियॉइड इज अनइवनली शेप्ड स्टोर्ड जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक्स। अब इसमें देखिए, ये अनइवन शेप है न्यूक्लियोलस का, जो कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। ये एक बैक्टीरिया सेल है। देखिए इसमें कैसा है स्ट्रक्चर, और फर्क देखो यूकैरियोटिक्स का स्ट्रक्चर में। तो ये फर्क है प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस के बीच में। न्यूक्लियोलस, अभी इसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस।
अभी न्यूक्लियस तो मेन स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये इट कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम आरएनए बोलते हैं, helps in the formation of ribosomes and which helps in the formation of protein in the cells. राइबोसोम का एक्चुअली एक्टिविटी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन द सेल्स। तो ये फॉर्म करने में हेल्प करता है, होता है न्यूक्लियोलस में। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस, जिसे कॉमनली हम कहते हैं डीएनए। देन द क्रोमोसोम्स आर देयरफॉर द कैरियर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब ये तो हम जानते ही है कि क्रोमोसोम्स जो है वो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब अपने पेरेंट्स का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन होता है, और वो जो प्रोजेनी जो होता है जो कुछ, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो इनहेरिटेंस बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। देन द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, इट हैज़ अ क्रूशियल रोल इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मीन्स जैसे कि अभी एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, वो अगर सेल डिवाइड हुआ तो ऑफकोर्स दो सेल होगा और वो दोनों में न्यूक्लियस आ जाएगा। ये नहीं कि एक में आया एक में नहीं, तो दोनों में आपको न्यूक्लियस दिखेगा। ऐसे करके डिवीजन होके बहुत सारे सेल्स होते हैं। देन all chemical activities are controlled by nucleus। फिर न्यूक्लियस हैज अ पावरफुल केमिकल्स। ये जो पावरफुल केमिकल्स है ये न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो अभी हमने इन्हें पढ़ लिया ये न्यूक्लियोलस के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इट इज़ अ प्रोमिनेंट ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल और कंट्रोलिंग सेंटर है। इट हैज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच कवर्स, इट हैज़ अ पोर्स अराउंड, जो कि मटेरियल इन एंड आउट जाने में हेल्प करता है, जिसके वजह से अंदर जा सकता है मटेरियल्स। फिर क्रोमैटिन, ये जो नेटवर्क दिख रहा है ये है क्रोमैटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इट ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ इनटू क्रोमोसोम्स व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड टू डिवाइड, about to divide. Nucleolide is unevenly shaped stored genetic material in prokaryotes। अभी यहाँ पे देखा हम लोगों ने, ये बैक्टीरिया सेल का एक एग्जाम्पल दिखाया। Nucleolus is the brain of the nucleus। फिर it contains ribonucleic acid, helps in the formation of ribosomes, जो कि हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन में सेल के अंदर। The nucleus contains chromosomes that are made up of proteins and deoxyribonucleus। Then chromosomes are therefore the carriers of organism genetic information। Then functions of nucleus, it has a crucial role in cell division। All chemical activities are controlled by nucleus and nucleus has a powerful chemicals। अभी दूसरा ऑर्गेनल है, चलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी जैसे इसे अगर आप इसका फंक्शन जानोगे तो इसे कह सकते हैं हम लोग कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द सेल, मतलब जो कुछ भी बनता है वो इधर बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म मीन्स रेटिकुलम। सो देखो ये कैसा दिख रहा है तुमको, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड एंड कैरी आउट मेजर सेल्यूलर फंक्शंस। ये प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होता है, ये नहीं दिखेगा आपको प्रोकैरियोटिक्स में। इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक्स एक्सेप्ट मेमिलियन, आरबीसी एंड जर्मिनल सेल्स। फिर से पढ़ते हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन
comprises of membranous tubules and are interconnected and carry on major cellular functions. अभी ये भी दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी रफ एंडोप्लाज्मिक देखिए, इधर ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है आपको, इधर जो छोटे छोटे जो मार्क्स दिख रहे हैं आपको सेल के ऊपर, जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है बट वो राइबोसोम्स हैं। इसके लिए जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप माइक्रोस्कोप में तो ये आपको थोड़ा रफ दिखेगा, इसके लिए हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। राइबोसोम इज अटैच्ड टू द सरफेस and it is involved in protein synthesis. It has flattened sacs like cisternae that is interconnected for exchange of the materials. देखिए ये आपको दिख रहा है, ये सब इंटरकनेक्ट फ्लैटेंड है, ये देखो कैसा फ्लैटेंड दिख रहा है, देखो इसका स्ट्रक्चर। और इसे क्या कहते हैं? सिस्टरने, इंटरकनेक्टेड है देखो, फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स। अब आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज लिपिड, इसका मेजर फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस एंड प्रोड्यूसेस phospholipids and steroids. It contains enzyme involved in detoxifying the drugs. मतलब हमारे बॉडी से अगर जो कुछ डिटॉक्सिफाई करना है तो वो एंजाइम इसमें होगा। It releases calcium ions. अभी इसमें भी आपको 3 एलिमेंट दिखेगा, जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स आर सिस्टरने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। सिस्टरने तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, ये स्ट्रक्चर को कहते हैं हम, जो कि ऐसा जा रहा है वो है सिस्टरने। देखो द सिस्टरने, 2 लेयर्ड अनब्रांच्ड थिन कंपोनेंट, ये देखो दिख रहा है थिन कंपोनेंट, आर फाउंड इन न्यूक्लियस, फाउंड टू द न्यूक्लियस, सॉरी। देन वेसिकल्स, स्मॉल spherical sacs are branched off from ER related to protein synthesis. अभी यहाँ पे इसके सामने आपको छोटे छोटे स्फेरिकल सैक्स दिखेंगे, उसे कहते हैं हम वेसिकल्स। अभी इधर फोटो में तो नहीं दिख रहा है बट होता है इसके सराउंडिंग में स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। देन ट्यूब्यूल्स, long cylindrical structures and they facilitate the movement of materials within the organelles. ये इसे कहते हैं। अच्छा, ये जो है स्मूथ हम इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? ऑब्वियसली राइबोसोम्स है वो एब्सेंट होगा, वो तो है ही नहीं, इसके लिए इट इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ लिपिड सिंथेसिस विच प्रोड्यूसेस फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। देन एक बार पढ़ लेते हैं फंक्शंस इसका ओवरऑल। Proteins and lipids synthesized on ER are used for making cell membrane known as membrane biogenesis. मतलब ये भी है, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स है ये खुद सिंथेसाइज होता है वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में, इसी के लिए हम कहते हैं इसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये जो एक्चुअली बनता है, जो इसमें जो बनता है, ये आगे जाके ये गोल्गी बॉडीज में ट्रांसफर होता है, वो हम पढ़ेंगे कैसे, अभी गोल्गी बॉडीज आएगा हम उसमें पढ़ेंगे। देन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द cytoplasm and are also between cytoplasm and nucleus. Then detoxifying poison and drugs out of the body
are done by smooth endoplasmic reticulum. तो ऐसा एक बार रिवाइज करते हैं. They are interconnected membranous tubules. They carry major functions absent in prokaryotes. फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स राइबोसोम अटैच्ड है जो कि इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स राइबोसोम्स नहीं है, वो लिपिड सिंथेसिस करता है विच प्रोड्यूसेस फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स. फिर इसके भी 3 एलिमेंट्स सिस्टम में वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स. Then there are 2-layered unbranched thin components found in nucleus near to the nucleus. The small spherical structure sacs जो branched off होते हैं from ER related to protein synthesis. फिर ये जो है long tubules है जो long cylindrical structures facilitate the movement of material within the organelle. Then functions. Proteins and lipids synthesize on ER for making the membrane. These are known as membrane biogenesis. Transporting of the material in different part of cytoplasm and also between cytoplasm and nucleus. Then detoxifying poison and drugs out of the cells by ER. अभी के लिए इतना ही. फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे.